परिस्थिति कैसी है आपको मालूम है। पहले किसान क्या बोलता था, पहले हमारे देश में ऐसी परिस्थिति थी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी, यानी नौकरी करना यानी एकदम ही गए बीते लोगों का काम है, यानी हलकट काम है, ये इस तरीके से बोला जाता था। और आज परिस्थिति क्या हो गई है, तो किसान बोल रहा है कि हमको आरक्षण दे दो, आरक्षण दे दो। क्यों मांग रहा है भाई आरक्षण? तो आरक्षण का मतलब मांगने का यही है ना कि उसको दिखता है कि मेरे खेती में मुझे कुछ हो नहीं रहा है, तो मेरे बच्चे को कम से कम नौकरी मिले, क्योंकि उसने देखा है कि नौकरी की क्या परिस्थिति है, कितना यानी सैलरी भी मिलती है टेबल से, और टेबल के नीचे से भी कुछ आमदनी हो जाती है। ऐसे कई कई डिपार्टमेंट है, आपको पता है, मैं उसके ऊपर जाऊँगा नहीं ज़्यादा, लेकिन आप ये बात समझिए उसको। तो इसीलिए उसको लगता है कि मेरा दादा मर गया कर्जे में, मेरा बाप मर गया कर्जे में, मैं भी कर्जे में डूब रहा हूँ। वो चाहता है कि भाई मेरा बेटा कम से कम कर्जे में ना डूबे करके वो बोलता है कि भैया इसको क्या दे दो, इसको नौकरी दे दो, और नौकरी के लिए आरक्षण चाहिए, इसीलिए वो आरक्षण के पीछे लगा है। हालांकि ये बात पहले समझने की जरूरत है कि ये सारी गुमराह करने वाली बातें हैं पॉलिटिशियंस लोगों को, किसानों को, कि आरक्षण मांगो, ये करो। क्योंकि क्या है कि देखिए ये जो पूरी उसकी जेब काटे जा रही है ना किसानों की, उसकी तरफ भैया तो ध्यान मत दे दे, आरक्षण मांग। तो ये सारे के सारे लगाए हुए लोग हैं। हालांकि नौकरियां खत्म हो गई, सरकार के उपक्रम सरकार ने सारे बेच दिए, उसके बाद में स्कूलें भेज दी हमारे महाराष्ट्र के अंदर, तो शिक्षकों की भी नौकरी खत्म हो गई है। और उसके बाद में आपको तो पता है भी महाराष्ट्र सरकार ने क्या कर दिया, ये उसने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर सारी नौकरियां देना चालू कर दिए, जिसके ऊपर तय ठहरा लिए कि 10,000, 15,000, 20,000, 25 तरीके से ठहरा लिया, 11 महीने की नौकरी है। तो अभी वो तो उसके अंदर बाकी की तो सारी चीज़ें मिलने वाली नहीं है। लेकिन क्या है कि जब सरकारी नौकरियाँ खत्म हो गई है, उसके बाद में आरक्षण मांग के तुम क्या कर रहे हो। लेकिन हमारे कोई नेता है और उसके ऊपर खुद की रोटी सेकने वाले और कुछ लोग हैं, तो इसलिए सारी की सारी ये पॉलिटिशियन के द्वारा सारा ये गुमराह किया जा रहा है। और इसीलिए जो किसान बोलता है कि भैया ये सारा छोड़ दो, हमको एमएसपी क्यों दे दो, एमएसपी दे दो, सारे इसके ऊपर दे दो। और परिस्थिति ऐसी निकली हुई है कि हम सोचते हैं कि भी सरकार समस्या सुलझाएंगी, लेकिन आपको तो पता है शरद जोशी जो हमारे किसान नेता थे, वो तो हमेशा क्या बोलते थे, आपको मालूम है कि सरकार समस्या क्या सुलझाए, सरकार ही समस्या है। सरकार कैसी समस्या है आपको मालूम है, क्या करती है सरकार? ये कभी एक्सपोर्ट पे बैन लगवा देंगी, एक्सपोर्ट पे बैन लगा, अभी जैसा अभी लगा है, अभी गेहूँ चावल कुछ नहीं बेच सकते देश से बाहर, कुछ नहीं बेच सकते हो। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगवा दिया और इंपोर्ट ओपन करवा दिया, एक्सपोर्ट पे बैन है, कुछ नहीं बेच सकते हो आप देश के बाहर, सरप्लस पड़ा है यहाँ पे। प्याज, क्या प्याज नहीं खाने से कोई मरता है? अरे भैया जैन लोग तो हमारे कभी प्याज खाते ही नहीं है, लेकिन वो तो सबसे हेल्दी रहते हैं। लेकिन करवा दिया प्याज के ऊपर, हमारा जो प्याज उगाने वाला किसान था वो मर रहा है, उसको दाम नहीं मिल रहे हैं। गेहूं उगाने वाला, चावल उगाने वाला, वो सारा का सारा मर रहा है। कभी स्टॉक लिमिट सरकार लगा देंगी, कभी एक्सपोर्ट लगवा देंगी, कभी एक्सपोर्ट के ऊपर बैन, कभी इंपोर्ट के ऊपर बैन। तो ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, ये सरकार के नौटंकी सब चालू हो जाती है। और दूसरा सरकार अभी क्या करती है आपको पता है? मेरा ये बोलना है कि तुम इंपोर्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? अरे देश का पैसा बाहर भेज रहे हो भाई, कम से कम देश का पैसा बाहर मत भेजो। देश का पैसा बाहर भेजने से क्या होता है, हमारा देश गरीब हो रहा है, किसान गरीब हो रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। मैं आपको मनी सर्कुलेशन का एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एकदम सिंपल। देखिए ऐसा है, आपने तो देखा होगा घर के घर में कभी दशहरा दिवाली के ऊपर, ऐसे कई समाज है जिसके अंदर दशहरा दिवाली के ऊपर फैमिली के लोग बैठते अपना ताश खेलते बैठते हैं, और उसके अंदर वो कभी क्या बोलते हैं जुआ वगैरह जो है वो तरीके से चलते रहता है। लेकिन अभी जैसे घर के अंदर मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, ये वो सारे के सारे 5-6 जन 10 जन जो भी फैमिली को बैठे और वो खेल रहे, 3 पत्ती खेल रहे हैं। तो 3 पत्ती खेलते खेलते कभी मेरा पैसा इधर चला गया, उसका पैसा उधर चला गया, फैमिली के अंदर ही घूम रहा है ना भैया, पैसा क्या होगा, घर के बाहर थोड़ी पैसा गया है। तो यही बात है, मेरा ये कहने का मतलब है। जैसे या ट्रैवलिंग की बात देख लो, अगर मैं मेरे देश के अंदर ही घूम रहा हूँ तो पैसा तो देश के अंदर ही घूम रहा है ना, देश के बाहर तो नहीं गया। तो इसी तरीके से अगर हमारे देश के अंदर का जो है उससे अगर ये माल खरीदा जाए, वो बिके, थोड़ा बहुत महंगा इधर उधर हो जाएगा, मैं समझता हूँ, लेकिन उसके इलाज है उसके करने के। सरकार वो जो गरीब है बेचारे उनको सब्सिडाइज रेट के अंदर दे सकती है, दे भी रही है। लेकिन जिस तरीके से वो सिर्फ उनको सब्सिडाइज रेट पे देना है, सस्ते में देना है करके आपने ये सारा एक्सपोर्ट बैन, इंपोर्ट ओपन, ये सारा करवा देना। आपको पता है आज के घड़ी के अंदर ये सारी की सारी गेहूँ चावल का एक्सपोर्ट बैन लगवा दिया। उसके बाद में ये जो दालें है, कितने भी दाल इंपोर्ट करो, कपास कितना भी इंपोर्ट करो, ऑयल और ऑयल सीड जितना ऑयल इतना पूरा का पूरा इंपोर्ट करो, ये सारा का सारा ये जो इंपोर्ट है ये पूरा का पूरा खोल दिया है, पूरा खोल दिया है। कितने भी दालें लाओ, यानी विदेश के किसानों को दालों के उचित दाम मिल रहे हैं, कपास के दाम मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको
सब्सिडी भी दे रही है, और वो जो तेल आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, सोयाबीन आ रहा है, पाम आ रहा है, ये ईडिबल ऑयल्स नहीं है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, समझिए आप, दीज आर नॉट ईडिबल्स ऑयल। आप देखिए उनका बिलिंग क्या तरीके से होता है। दीज आर दी लुब्रिकेंट्स। सोयाबीन में कोई तेल नहीं बनता है, लेकिन उसके अंदर जहरीला पार्ट है, और वो हम खा रहे हैं, और वो खाना चाहिए करके सरकार ने लॉ चेंज कर दी है। यू कैन ब्लेंड एनी ऑयल इन एनी ऑयल अप टू 40%। और ये गलत तेल खा के आप और मैं बीमार गिर रहे हैं, जो देश के अंदर जो हार्ट अटैक और उसके बाद में जो ये डायबिटिक वगैरह सारा हो रहा है, तो ये सारा काय का नतीजा है। तो ये यही तेलों का है, ये हमारे सरकार ने दी हुई हमको बीमारियां है। इससे दोनों बातें, हम तो बीमार गिर रहे हैं, बीमार करके हम ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाई खा रहे हैं, और उसके बाद में हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है ये ऑयल और ये करने की। उसके जगह पे अगर सरकार ने ये सारी चीज़ें करी कि हमारे देश के अगर किसानों को बोल दिया कि भैया मैं तेरे को ये दाल उगाने का उचित दाम देता हूँ, ये ऑयल सीड उत्पादन करने का तुमको उचित दाम देता हूँ, हमारे किसान करेंगे ना ये, तो देश का पैसा देश में रहेगा, अच्छी चीजें मिलेंगी लोगों को खाने के लिए। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है, जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।